सेठ अबरारुल हसन अपने बंगले के हॉल में अपनी बीवी तहमीना के साथ बैठे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। सोफे पर अबरार और तहमीना बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर संजीदगी छाई हुई है। हल्की रोशनी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अबरारुल हसन आह भरते हुए बोला, तहमीना, जावेद के रिश्ते की फ़िक्र ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। हर तरफ से इनकार ही इनकार। तहमीना धीमे लहजे में बोली, हाँ, लोग सिर्फ उसका कद देखते हैं, उसका जहन, उसकी काबिलियत कोई नहीं देखता। अबरार बोला, वो सिर्फ कद का छोटा है, ज़हनी तौर पर नहीं। उसकी सूझबूझ और हिसाब किताब की महारत ने तो मेरी कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। तहमीना बोली, हाँ, वो इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, मगर मुआशरा सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देखता है। अबरार दूर खला में देखते हुए बोला, बचपन में उसको हिपोपिटोटेरिज्म नामी बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उसका जिस्मानी नशोनुमा रुक गया। हमने पूरे मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। तहमीना आहिस्तगी से बोली, फिर भी वो कभी हारा नहीं, हमेशा मेहनत करता रहा। अबरार बोला, लेकिन अब उम्र निकलती जा रही है, वो 32 साल का हो चुका है, और अगर हमने अभी रिश्ता ना तय किया तो शायद देर हो जाए। तहमीना बोली, फिर क्या सोचा है आपने? अबरार संजीदगी से बोला, मेरी फैक्ट्री में एक पुराना मज़दूर है, जाकिर। 6 साल पहले उसकी बेटी को देखा था, तब 12 साल की थी, अब जवान हो गई होगी। नादिया नाम है शायद। तहमीना ने दिलचस्पी से पूछा, तो आप नादिया के लिए जावेद का रिश्ता मांगना चाहते हैं? अबरार असबात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, वो लोग गरीब हैं। गुर्बत में तो माँ बाप अपनी बेटी को कहीं भी रुखसत कर देते हैं। हम उनको पैसा, घर, सहूलतें सब कुछ देंगे। तहमीना मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बेटी यहाँ राज करेगी, राज। वो कभी ख्वाब में भी न सोचे होंगे ऐसा रिश्ता। अबरार पुरएतमाद अंदाज में बोला, तो फिर फैसला हो गया। कल जाकिर को ऑफिस में बुलाता हूँ और नादिया का रिश्ता जावेद के लिए मांगता हूँ। मंजर ख़त्म होता है। कैमरा सोफे पर बैठे संजीदा चेहरों को आहिस्ता आहिस्ता दूर से दिखाता है। बारिश की आवाज़ मद्धम होती जाती है। अबरारुल हसन अपने दफ्तर में बड़े आराम से कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। हाथ में सिगार था, जिसका धुआं आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में घुल रहा था। सामने जाकिर कुर्सी पर ज़रा झिझकते हुए बैठा था, जैसे इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठना भी उसके लिए गैर मामूली हो। अबरारुल हसन ने सिगार का कश लेते हुए कहा, जाकिर, मैं तुम्हारे साथ एक ख़ास बात करना चाहता हूँ। जाकिर ने अदब से कहा, जी साहब, हुक्म कीजिए। अबरार ने सिगार को एशट्रे में रखते हुए गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारी तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दूंगा। इसके अलावा साल में तुम्हें 2 बोनस मिलेंगे और तुम्हारे पूरे घर वालों का मेडिकल भी फ्री होगा। जाकिर हैरत से पलकें झपकने लगा, जैसे एकदम इतनी बड़ी खुशखबरी उसने ज़िंदगी में पहली बार सुनी हो। साहब, ये सब? लेकिन मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? अबरार हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे तुम्हारे दूसरे नंबर वाली बेटी नादिया का हाथ अपने बेटे जावेद के लिए चाहिए। जाकिर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। साहब, ये तो मेरी नादिया की खुशनसीबी है कि उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। घर पहुंचते ही जाकिर के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने बीवी को आवाज़ दी, सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बीवी किचन से बाहर आई, हाथ में आटे का लगा हुआ चम्मच था। खुशखबरी? क्या हुआ? जाकिर ने पुरजोश लहजे में कहा, साहब ने नादिया का रिश्ता जावेद के लिए मांगा है, और सुनो, इसके बदले में मेरी तनख्वाह 1 लाख हो जाएगी, 2 बोनस और घर में सबका मेडिकल फ्री। बीवी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी किस्मत जाग गई। इसी दौरान नादिया कमरे से बाहर आई और माँ बाप की बात सुनकर चौंक गई। किसका रिश्ता? उसने सख्त लहजे में पूछा। जाकिर ने फ़ख्र से कहा, तुम्हारा, जावेद के साथ। नादिया ने हैरत और उलझन के साथ पूछा, वो जावेद जो बोने कद का है? जाकिर का चेहरा थोड़ा सा संजीदा हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? वो साहब का बेटा है, इज़्ज़त है, दौलत है। नादिया की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जाकिर की आवाज़ यकदम सख्त हो गई। देख, ये रिश्ता तुझसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, और सुन ले, तेरी शादी होगी तो सिर्फ जावेद से। अगर किसी और के बारे में सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा। यह कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। नादिया आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कमरे में आई, नरम लहजे में कहा, बेटा,
रो क्यों रही हो? समझा करो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ही नहीं, हम सब के लिए अच्छा है। तुम्हारी शादी वहाँ होगी तो हम सब की ज़िंदगी बदल जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। नादिया ने सर उठाकर माँ की आंखों में देखा और तल्ख लहजे में बोली, मतलब मेरी हैसियत कुर्बानी के बकरे जैसी है, जिसे पाला पोसा और आखिर में कसाई के हवाले कर दिया। माँ ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, बेटा ऐसा ना कहो, ये तुम्हारी किस्मत है। नादिया ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अम्मी आप जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। माँ चुपचाप कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो नादिया के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। घर के बाकी लोग खुश थे, सबको अपनी आसानी और फ़ायदे की फ़िक्र थी, किसी को उसके दिल का दर्द सुनने का वक्त नहीं था। घर में शादी की गहमा गहमी थी। बड़े कमरे में चारपाइयों पर रिश्तेदार बैठे गपशप कर रही थी। सहन में बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे और बावर्ची खाने में ख़वातीन बड़े बड़े देगचों में खाना पका रही थी। लेकिन उन सब हंसी खुशी के बीच एक चेहरा था जो बिल्कुल खामोश और उदास था, नादिया का। वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी सोच रही थी, लोग क्या कहेंगे? कहाँ मेरा कद 5 फीट 9 इंच और कहाँ मेरा शौहर सिर्फ 2 फीट का। हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। 2 दिन बाद खैर व आफियत से मायूं की रस्म हुई। पीले जोड़े में मायूं की रस्म के दौरान सब बहनें और सहेलियां हंस खेल रही थी, गीत गा रही थी। नादिया हल्की सी मुस्कुराहट का दिखावा कर रही थी, मगर दिल अंदर से टूटा हुआ था। फिर मेहंदी की रस्म आ गई। सहन में रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गईं। लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थी। नादिया के हाथों पर खूबसूरत मेहंदी के नक्श बने, मगर उसके दिल पर उदासी का रंग छाया रहा। आखिरकार रुखसती का दिन आ गया। सुबह से ही घर में हलचल थी। नादिया को शहर के सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर ले जाया गया। ये वो जगह थी जहाँ का उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नरम खुशबू, एयर कंडीशन कमरा, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और रोशनी की झलकियाँ। पार्लर की लड़कियों ने उसका शानदार मेकअप किया। सुर्ख उरूसी लिबास में सुनहरी काम, भारी जेवर और आंखों में काजल की गहरी लकीर। वो एक शहजादी की तरह लग रही थी, मगर आईने में अपना अक्स देखते हुए उसके दिल में एक खालीपन था। ये सब खूबसूरती किस काम की जब मेरा दिल राज़ी नहीं। शाम ढले शादी हॉल जगमगा रहा था। हॉल में बैठे मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। नादिया दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी, सर झुकाए, हाथों की मेहंदी देखते हुए अपने आंसू रोक रही थी। थोड़ी देर बाद बारात का शोर सुनाई दिया। हॉल के दरवाजे पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये नादिया का दूल्हा है? इतना छोटा कद? कुछ ने सरगोशी की। जावेद दूल्हा बनकर आया, गहरे सुर्ख रंग का शेरवानी पहने, सर पर सोने की कलगी वाला सेहरा। वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके छोटे कद की वजह से उसका सेहरा भी लोगों की कमर तक आ रहा था। स्टेज तक पहुंचते ही जावेद रुका, फिर अपने दोस्त की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके दोस्त ने प्यार से कहा, चल भाई तुझे ऊपर बिठा दूं। और फिर सबकी नज़रों के सामने उसके दोस्त ने जावेद को गोद में उठाकर स्टेज की कुर्सी पर नादिया के बराबर बिठा दिया। मेहमानों में हल्की सी खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसी दबा रहे थे, कुछ हैरत से देख रहे थे। नादिया ने आहिस्ता से अपने आंसू पोंछे, मगर उसकी बेबसी आंखों से झलक रही थी। जावेद उसके करीब बैठकर धीरे से बोला, नादिया तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। नादिया ने कुछ न कहा, सिर्फ नज़रें झुका लीं। उसके दिल में अभी भी सिर्फ एक एहसास था, उदासी का। शादी हॉल के हंगामे अपने इख्तिताम को पहुंचने लगे थे। जब नादिया को रुखसती के लिए बुलाया गया तो सबने तालियां बजाईं। नादिया आहिस्ता आहिस्ता जावेद के साथ खड़ी हुई। जावेद का कद नादिया के घुटनों तक था। ये मंजर देखकर कुछ लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, कुछ अपनी हंसी छुपाने लगे। नादिया का दिल अजीब बोझल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉल उसका मजाक उड़ा रहा है। उसकी सहेलियां और कज़न्स, जिन्हें हकीकत का अंदाज़ा नहीं था, खुशी से बोल रही थी, यार नादिया देखो कितना अमीर दूल्हा मिला है तुझे, किस्मत वाली है तू। नादिया ने नज़रें झुका लीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, काश ये शादी ना हुई होती। पूरे खर्चे का बोझ सेठ अबरारुल हसन ने उठाया था। नादिया के घर वाले तो इतनी शान व शौकत कभी सोच भी नहीं सकते थे, मगर जावेद के रिश्तेदारों की नज़रें हिकारत भरी थी। एक औरत ने सरगोशी की, हाय हाय, दौलत के लालच में बेटी को बोने के पल्ले बांध दिया। दूसरी ने जवाब दिया,
ورنہ بھلا کون اتنی لمبی خوبصورت لڑکی کو ایسے دولہے کے ساتھ بیاتا۔ یہ جملے نادیہ کے دل کو تیر کی طرح لگ رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جب نادیہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے جاوید کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماربل کے فرش، جھاڑ فانوس، قیمتی قالین اور بلند و بالا چھتیں۔ نادیہ نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، یہ تو خوابوں کا محل ہے، ہمارے پورے محلے میں بھی ایسی شان نہیں۔ جب اسے کمرے میں لے جایا گیا تو وہ اور بھی ششدر رہ گئی۔ اتنا بڑا کمرہ، دیوار پر LCD، نرم بستر، خوشبو سے مہکتا ماحول اور AC کی ٹھنڈک۔ نادیہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کمرہ تو ہمارے سارے گھر سے بھی بڑا ہے۔ اگر بونے سے شادی کے بدلے مجھے یہ سب ملا ہے تو شاید برا سودا نہیں۔ اسے اچانک اپنی سہیلی کی آواز یاد آئی جو مہندی کی رات سرگوشی میں بولی تھی، یار تم کتنی خوش قسمت ہو، اس کی گاڑی دیکھی تھی، کیا شان ہے۔ نادیہ کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، جاوید کی ماں تہمینہ اندر آئی، جاوید کو سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا اور بولی، اب تم دونوں آرام سے باتیں کرو، دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ جاوید نے مسکرا کر کہا، جی امی۔ ماں کے جاتے ہی وہ آہستہ آہستہ نادیہ کی طرف بڑھا۔ نادیہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جاوید نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ نادیہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جاوید نے پیار سے کہا، دیکھو نادیہ، مجھے نہیں معلوم تم اس شادی سے خوش ہو یا نہیں، لیکن میں تمہیں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ نادیہ خاموش رہی، بس ہلکا سا سانس لیا۔ جاوید نے مزید کہا، تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، تم ہمیشہ میری وفادار اور فرمانبردار بیوی بنو گی، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرو گی، چاہے مائکے جانا ہو یا بازار، پہلے مجھ سے اجازت لو گی۔ نادیہ کو اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، بیٹی اب تیرا گھر تیرا سسرال ہے، شوہر کی فرما برداری میں ہی عزت ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جاوید خوش ہو کر مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا، نادیہ تم بہت حسین ہو، تمہاری آنکھیں تو جیسے کسی نے کاجل سے نہیں ستاروں سے سجائی ہیں۔ نادیہ شرما کر نظریں جھکا لیتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی ہے۔ جاوید مزید قریب ہوا اور کہا، اور تمہارے ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پر شبنم کا قطرہ۔ یہ سن کر نادیہ کے گال سرخ ہو گئے، وہ ہلکی سی ہنسی دبانے لگی۔ جاوید نے آہستہ سے نادیہ کے ہونٹوں کو چوما۔ نادیہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل نرم ہو رہا ہے۔ شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ نادیہ آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر کی عیش و عشرت میں ڈھل رہی تھی۔ ایک دن شام کو وہ جاوید کے قریب آ بیٹھی۔ جاوید اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ نادیہ نے شرارت بھری آواز میں کہا، جاوید۔ جاوید نے مسکرا کر سر اٹھایا، جی بیگم صاحبہ۔ نادیہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، میں میکے جانا چاہتی ہوں، سب کو میری بہت یاد آ رہی ہے۔ جاوید نے ایک لمحے کو سوچا، پھر پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے نادیہ، کل چلتے ہیں، لیکن رات کو رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نادیہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جاوید کے گالوں پر بوسہ دیا اور ہنستے ہوئے کہا، آپ کتنے اچھے ہیں، واقعی دنیا کے سب سے اچھے شوہر۔ جاوید شرما سا گیا۔ نادیہ نے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا اور اس کے چھوٹے قد کو بھول کر بچے کی طرح لاڈ کرنے لگی۔ دونوں ہنسی خوشی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن جب نادیہ اپنے میکے پہنچی تو پورا محلہ حیران رہ گیا۔ بڑی بڑی کالے شیشوں والی لینڈ کروزر گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور نادیہ خوشی اور غرور کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ قیمتی سوٹ، نفیس جیولری، ہاتھ میں ڈیزائنر بیگ۔ محلے کی عورتیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگیں، واہ دیکھو تو نادیہ کو، کیسی رانی لگ رہی ہے۔ ہاں بھائی، بونے سے شادی کی لیکن قسمت کی دھنی نکلی۔ نادیہ اپنی ماں کے گلے لگی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹی بہنیں خوشی سے اس کے گرد ناچ رہی تھی۔ بھائی نے شرارت سے کہا، واہ باجی، اب تو بڑی بیگم بن گئی ہو۔ اسی وقت نادیہ کی سہیلی سائرہ دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی رہی، رشک بھری نگاہوں سے بولی، یار نادیہ، تو سچ مچ کی شہزادی لگ رہی ہے۔ یقین نہیں آ رہا یہ وہی نادیہ ہے جو ہمارے ساتھ محلے کے نلکے پر پانی بھرا کرتی تھی۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں سائرہ، اب وہ دن گئے۔ دیکھ تو گاڑی کیسی ہے، اور میرے کمرے میں تو ہمیشہ AC چلتا ہے، اب تو مچھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔
सायरा ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, वाकई किस्मत वाली है तू, मगर दिल ही दिल में थोड़ी जेलिस हो रही थी। जब रात को जावेद लेने आया तो नादिया के वालिदैन और बहन भाइयों ने उससे कहा, बेटे एक रात और रुकने दो, अभी कल ही ले जाना। जावेद ने संजीदगी से जवाब दिया, जी नहीं, शादी को अभी चंद दिन ही हुए हैं, नादिया को फ़ौरन वापस जाना चाहिए। नादिया ने मुंह बनाया और ज़िद्दी लहजे में कहा, जावेद प्लीज़ मुझे एक रात तो रहने दो ना, कल सुबह ले जाना। जावेद ने उसे प्यार से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, कल सुबह तुम्हें लाजमी मेरे साथ वापस जाना होगा। नादिया खुशी से उसके गले लग गई और बोली, पक्का वादा, कल चलूँगी। उस रात जब सब खाने के बाद बैठे तो नादिया बड़ी शान से बातें करने लगी। वो तकब्बुर भरे लहजे में माँ से बोली, अम्मी अब तो मुझे एसी के बगैर नींद ही नहीं आती, आपके कमरे में तो मच्छर ही मच्छर हैं। माँ और बाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जाकिर ने ज़ेरे लब कहा, यह लड़की तो अपनी औकात ही भूल गई है। माँ ने आहिस्तगी से कहा, हाँ जाकिर, ये अब हमसे बहुत दूर हो चुकी है। नादिया अपनी शोबाजियों में मगन थी। छोटी बहनें उसकी हर बात पर वाह वाह कर रही थी और मोहल्ले वाले भी हैरत में थे। अगले दिन दोपहर को नादिया अपने मैके में बैठी थी। वो कीमती रेशमी लिबास पहने, हाथों में भारी कंगन डाले, बड़े नखरे से सोफे पर नीम दराज थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी बहन ने बताया कि बाहर माहिर आई है। माहिर अंदर दाखिल हुई तो नादिया को देखकर हैरान रह गई। वो अपनी ही सहेली को पहचान ना पाई। अरे वाह नादिया, तू तो बिल्कुल ही बदल गई है, कितनी हसीन लग रही है आज। नादिया ने मुस्कुराते हुए अपना आंचल संभाला और गुरूर से बोली, अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है माहिर, ये सब मेरे शौहर की मोहब्बत और दौलत का कमाल है। माहिर ने मसनूई हंसी हंसते हुए कहा, वाकई किस्मत वाली है तू, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे कपड़े पहनने का। इसी दौरान नादिया के मोबाइल की घंटी बजी। उसने खुशी से फ़ोन उठाया। थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन बंद किया और बड़े फ़ख्र से बोली, ये देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट भेजा है, पूरे 4 लाख का। माहिर के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हसरत छा गई, मगर फ़ौरन मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा है नादिया, वाकई तेरे नसीब खुल गए। माहिर दिल ही दिल में जलन महसूस कर रही थी, मगर अल्फाज ऐसे अदा किए कि नादिया को रत्ती बराबर भी शक ना हो। नादिया और ज़्यादा इतराने लगी, अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने लगी और माहिर बस सर हिलाती रही। शाम ढल गई। नादिया अपने शौहर जावेद के बंगले में थी। वो कमरे को खुशबुओं से भर चुकी थी। नरम रोशनियों में उसका नया सूट और ज़्यादा दिलकश लग रहा था। आईने के सामने बैठे वो खुद को संवार रही थी और दिल ही दिल में जावेद के लिए मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा खुला। जावेद दिन भर के थके कदमों के साथ अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र नादिया पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गया। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, नादिया तुम तो आज जादू लग रही हो। नादिया शरारत से मुस्कुराई, पलंग से उठी और जावेद की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जावेद कुछ शर्मा सा गया। नादिया ने उसके कान में सरगोशी की, मैंने कहा था ना, अब तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगी। जावेद ने कांपती आवाज़ में कहा, नादिया तुम मुझे इतना खुश क्यों कर रही हो। नादिया ने उसके लबों पर नरम बोसा दिया और मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि अब मुझे तुमसे सचमुच मोहब्बत हो गई है। और इस लम्हे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए। कमरे में बस दिल की धड़कनों और सरगोशियों की आवाज़ें बाकी रह गईं। जावेद की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने बेखुद होकर नादिया को बाजुओं में भर लिया और उसके होंठों पर लंबा बोसा दिया। नादिया ने भी आंखें मूंद ली। एक दिन दोपहर को जावेद दफ्तर गया हुआ था। नादिया अपने कमरे में आईने के सामने बैठी गुलाबी साड़ी और हल्के मेकअप में खुद को देख रही थी। हाथों में चूड़ियां खनक रही थी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। वाह भाई, बेटा तो दफ्तर में पसीना बहा रहा है और बहू जी यहाँ रानियों की तरह सिंगार कर रही हैं। इतने में दरवाज़ा ज़ोर से खुला। जावेद की माँ तहमीना बेगम अंदर दाखिल हुई। उनकी नज़रें सीधी नादिया के सिंगार पर जा पड़ी। उन्होंने नाक चढ़ाकर कहा, वाह भाई, बेटा तो दफ्तर में पसीना बहा रहा है और बहू जी यहाँ रानियों की तरह सिंगार कर रही हैं। नादिया घबरा गई, आहिस्ता से बोली, अम्मी मैं बस यूं ही जावेद को खुश देखने के लिए तैयार हो रही हूँ। तहमीना ने तंजिया हंसी के साथ कहा, बेटा खुश तब होगा जब उसे वक्त पर खाना मिलेगा। ये बनाव सिंगार शौहर को नहीं दूसरों को दिखाना होता है। नादिया खामोशी से नज़रें झुका गई।
तहमीना ने कड़क आवाज़ में कहा, चलो किचन में, आज से तुम्हें घर का सारा खाना बनाना होगा। हमारी नौकरानी कोई नहीं, बड़ी बेगम बनने आई हो तो ज़रा चूल्हा भी देख लो। नादिया ने दिल ही दिल में आ भरी और कमरे से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। दिल में दर्द और आंखों में नमी थी, मगर ज़बान बंद थी। शाम को जावेद दफ्तर से वापस आया। नादिया ने हस्बे मामूल मुस्कुराहट सजाई, मगर चेहरे की थकन और उदासी छुप न सकी। जावेद ने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ नादिया, तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा दूसरी किस्त में मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।